इसमें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे। 2 चैप्टर है इसके अंदर। तीसरी यूनिट क्या है? क्या? देखो भाई, भाई प्लीज आवाज नहीं, एक बार ध्यान से। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है ईएमआई, एक आता है एसी। ईएमआई में क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक तुमने 3 चैप्टर पढ़े। यहाँ के आ जा। तीनों चैप्टर में बैटरी पढ़ी, बैटरी यूज की। बैटरी क्या देती है? डीसी देती है। बैटरी एसी नहीं देती है। एसी का जो सिंबल आएगा वो अब ये आएगा, कुछ इस तरीके से, है ना? मार्कर्स में इंक नहीं है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, नाम से पढ़िए पहले इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा हूं मैग्नेट की हेल्प से, क्या मैंने लास्ट यूनिट में मैग्नेट पढ़ लिया? पढ़ लिया। अब मैं उसी मैग्नेट का यूज करूंगा क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करने के लिए इसका रोड मैप लिखिए सबसे पहले, साथ साथ लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। रोड मैप। टॉपिक नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना था? देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, वहां होता था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई की जगह कौन आएगा? बी आएगा। चेयर है इधर? अरे अंदर है तो चेयर दियो, अंदर से चेयर निकाल। इसी तरीके से क्या मिलेगा? फाइव बी। कैसे डिफाइन करेंगे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बेटे टाइम से आगे लेट क्यों होते हो तुम लोग? ये आ गया। टॉपिक 2, अगर आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर एक लाइन, एक स्टेटमेंट पढ़नी है इस चैप्टर के लिए जो पूरे चैप्टर को डिफाइन करती है, वो क्या होती है? यहां लिखना कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर के लिए। फ्लक्स का होना काफी नहीं है। मतलब फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, है ना? कितनी लाइंस पास कर रही हैं, ऐसे यहां पे है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, है ना? लेकिन मैंने कहा कि फ्लक्स है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इससे कुछ नहीं होगा। हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है? करनी है। मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब यहां पे लिखना फ्लक्स का होना काफी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। क्लियर? मैं पहले हर चैप्टर में रोड मैप समझाता हूं आप लोगों को, उसका कारण यही है, बहुत सारी चीजें आप पहले ही देख लेते हो। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या डॉट प्रोडक्ट है इधर? डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर के वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटी है ये। डन। टॉपिक 2 आइए। टॉपिक 2 में फैराडे के लॉ आते हैं। फैराडेज लॉ। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो, ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। इसने कहा था कि अगर हम किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें तो उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है। बात समझ में आ गई? इसने कहा फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ समझते हो? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक तरीके की वोल्टेज है ये। क्या है ये? फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस होती है। अब देखो, ये लाइन इसने बताई, लेकिन सेकंड लॉ में इसने कहा कि मैं ये भी बता रहा हूं कि कितनी होगी।
यहाँ पे ईएमएफ बनी, ईएमएफ कितनी बनी इसने बताई, तो क्या लिखेंगे, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी ये बताएगा, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो। साथ साथ लिखना भाई इसको फटाफट, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके सामने चैप्टर पढ़ते हुए आएगा, E इक्वल्स टू, ईएमएफ को किससे दिखाएंगे, E से, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। इसको देखो, ये क्या है, अरे ये क्या है, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या देगा, ईएमएफ, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका फॉर्मूला खोल सकते हो, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, क्या तीन फैक्टर आ रहे हैं, बी ए और थीटा। डन। आप क्या कह रहे हो यहाँ पे, फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज। तो यार चेंज तो तीन तरीके से हो सकता है, एक, दूसरा और ये तीसरा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा, और थीटा चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं ये ए कौन थीटा कौन, अभी वैसे ही देख लो। मतलब एक कॉमन सेंस है कि फॉर्मूले में तीन फैक्टर आ रहे हैं, अगर मेरे को ये चेंज करना है, इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो तीन टाइप के न्यूमेरिकल तो सामने दिख रहे हैं, बी को चेंज करके फ्लक्स चेंज करने वाले, एरिया को चेंज करके फ्लक्स चेंज करने वाले, और थीटा को चेंज करके। और थीटा वहां आता है जहां पे चीजें घूमती हैं, रोटेट होती हैं। डन, ये हो गया। तो भाई टॉपिक 2 ये इस पूरे चैप्टर का बेस है। आप यहाँ पे माइनस देख रहे हो, माइनस, क्या फिजिक्स में माइनस प्लस का मीनिंग डायरेक्शन होता है, बस। तो ये एक तरीके की अपोजिट डायरेक्शन है। अभी इसको ऐसे ही रहने दो कि अपोजिट किसकी, कौन है क्या नहीं। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, ये इस तरीके से होती है कि जिसने इसको पैदा किया ना, ये उसी को मारती है। मतलब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है डायरेक्शन, ये कौन देता है, लेंजेस लॉ। आज की क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेंज लॉ बोलते हैं इसको। दोबारा से ऑर्डर में सुनिए, फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, किसने बताया, फर्स्ट लॉ ने। सेकंड लॉ ने बताया कितनी होगी, E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और किस डायरेक्शन में होगी किसने बताया, यस, कौन, ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है कौन बताएगा, लेंजेस लॉ बताएगा। चैप्टर का ऑर्डर समझ में आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए ना, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है नहीं, जो टॉपिक्स बना रखे हैं वो इन्हीं से रिलेटेड अब टॉपिक बनेंगे। देखो कैसे, टॉपिक 3, टॉपिक 3 में लिखना सोलेनॉइड, मतलब इंडक्टर, इंडक्टर कॉइल। यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लिख देना बेटा। इंडक्टर कॉइल ऐसी होती है, क्या ये एक तरीके से सोलेनॉइड लग रहा है तुम लोगों को, ये सोलेनॉइड है। तो अभी मुझे इसमें यहाँ क्या क्या करना है, इंडक्टेंस, एक टॉपिक आएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को एल से दिखाते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस, ये क्या है, इंडक्टेंस एल। डन। यहां पे आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक मतलब इसमें एक टॉपिक ये है, क्या मैंने आरसी सर्किट बोला था, एक कैपेसिटर में आरसी सर्किट, ऐसे ही यहां पे आएगा एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में कौन कौन आएगा, एक तो इंडक्टर आएगा यानी कि एक कॉइल, और एक रेजिस्टर आएगा। तो एलआर सर्किट पढ़ना है। इसमें ग्रोथ एंड डिके, ग्रोथ एंड डिके, सही है। डन। एक इस टॉपिक 3 में ही हेडिंग बना लेना, रोटेशन ऑफ रोड, रोटेशन ऑफ रोड। कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों है, रोटेशन ऑफ रोड और एलआर सर्किट। एक टॉपिक बनाना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक 3 में हम ये 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स के बनते हैं। टॉपिक नंबर 4 यहां पे आता है इंडक्टेंस, अलग से हेडिंग डालना, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में दो चीजें आएंगी,
सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। 10वीं क्लास में सुनिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेट वाले चैप्टर में आई थी। ये देखो यहाँ पे है सेल्फ इंडक्टेंस, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये देखो एक बार करने से पहले आइडिया लो, ये सोलेनॉइड है। क्या तुमने ये डायग्राम बहुत पॉपुलर है देखा होगा? ये किसी मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर बाहर, मतलब हम क्या चेंज कर रहे हैं? फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बन जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो करंट बन जाएगा अगर सर्किट कंप्लीट होगा। ये मैं लैंग्वेज अभी दोबारा यूज करूंगा, पहले ध्यान से सुनिए। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब है उसी कॉइल में तो चेंज किया और उसी कॉइल में करंट बन गया। इसी कॉइल में तो चेंज लाए हम, क्या? फ्लक्स का। देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, जब इसके अंदर जा रहे हैं तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। आप सोचो अगर ये यहां रखा होता तो इसकी लाइनें बनाते हैं ऐसे, वो लाइनें इसके साथ लिंक्ड होती। मैं इसको पास लाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगी। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। क्या मैंने फ्लक्स इसमें चेंज किया और ईएमएफ भी किसमें इंड्यूस हुई? इसी में। ये तो होती है सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल में क्या होता है? ये देखो, ये कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, मतलब मैं ये चेक करूंगा कि करंट बना कि नहीं बना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। अभी मैंने क्या किया, इसके साइड में कॉइल रखी, यहाँ पे बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया। मान लीजिए मैंने पहले 10 वोल्ट का लगाया, उसके बाद 20 वोल्ट का लगा दिया, तो क्या करंट चेंज हो जाएगा? अरे हाँ या ना? करंट चेंज हो जाएगा। करंट चेंज कर सकते हैं इसका हम? करंट तो चेंज कर ही सकते हैं यार। ये अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, कम है, इसकी वोल्टेज बढ़ा दें तो I इक्वल्स टू V/R, V बढ़ाने से मेरा I बढ़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट है कि नहीं है? है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक्ड है कि नहीं है? है। करंट बढ़ाऊंगा तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो ज्यादा लाइन पास होंगी कि नहीं होंगी इसमें से? इसका मतलब मैंने चेंज इसमें किया और फ्लक्स किसका चेंज हुआ? दूसरे वाली का। तो ईएमएफ किस में इंड्यूस हुई? दूसरे वाले में। मतलब यू आर चेंजिंग द करंट इन नेबरिंग कॉइल, इसमें चेंज कर रहे हो। ईएमएफ किस में बन रही है? इसमें बन रही है। पिक्चर दिखाइए, ये सब होने वाला इधर। समझ में आया? चैप्टर ओवर। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम्हारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होता है। जल्दी उतारो इसको, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 टॉपिक हैं। आवाज नहीं भाई। आ जाएगा ना समझिए? कुछ नहीं है इसमें, तुम्हारे जो पिछले चैप्टर की जो यूज होनी है वो ये यूज होनी है, बी, जो भी हम निकाल रहे थे लास्ट क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी रोड मैप को देख के चैप्टर आगे बढ़ाना है। ये कर दू इरेज। चार्ट बना रहा हूं न्यूमेरिकल्स के लिए, फ्लो चार्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, ऐसे लिखना। ये आपको अजीब लगेगा कि हमने चैप्टर किया नहीं लेकिन फ्लो चार्ट न्यूमेरिकल्स का बना रहे हैं। देखो फॉर न्यूमेरिकल्स, ये जो भी मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं यही न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, और इससे ज्यादा है नहीं। देखो कैसे। और इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आए वो ऐसे ही स्टार्ट होगा और ऐसे ही खत्म होगा। सही है? देखो कैसे। सबसे पहले फाई, कौन है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तक मैंने डिस्कशन में एक ही चीज सिखाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, अगर सर्किट कंप्लीट हो, क्या ईएमएफ इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस? ध्यान से सुनना बेटे।
ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो जहां वोल्टेज होगी वहां करंट भी होगा ना, तो आपसे आई भी पूछेगा। जैसे ईएमएफ इंड्यूस हुई है ऐसे ही करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक करंट का सवाल बन गया। उसके बाद अगर करंट निकाल लिया तो क्या तुम्हारे से चार्ज नहीं पूछ सकता? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो वहां से क्यू निकालने के लिए बोलेगा, चार्ज आ गया। उसके बाद अगर वोल्टेज आ जाए और करंट आ जाए तो क्या पावर कंजम्पशन नहीं निकालते? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई। वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। देखो क्या फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? बी ए कॉस थीटा। हम ऐसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। उसके बाद क्या मुझे इसके अंदर चेंज करना है? अरे इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन किस चीज के ऊपर है? इसके चेंज होने पे। अगर ये चेंज हो रहा है तो इस चैप्टर में कुछ हो रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा। अभी यहां पे मैंने क्या किया? चेंज इन फ्लक्स। जैसे ही फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुई कि नहीं हुई? ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये कौन सा लो था? फर्स्ट लो। तो ईएमएफ इंड्यूस यानी कि ई। और जो ई का फॉर्मूला हमने लिखा था ये माइनस डी फाइव बाय डी टी लिखा था। अभी और भी आएंगे इसमें फॉर्मूले कि ई को कैसे कैसे निकाला जा सकता है, डिफरेंट केसेस अभी मैं लिख दूंगा, बट अभी समझ में नहीं आएंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस हो गई। नेक्स्ट स्टेप सोचो, अगर सर्किट कंप्लीट है तो क्या करंट नहीं पूछ लेगा? करंट कैसे आएगा? वी बाय आर। ये कोई ई अलग नहीं है, ये वी है, वी वोल्टेज। तो आई कैसे आएगा? वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस। तो जैसे ही ई आए आप आई को ई बाय आर भर देना, आई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या पूछेगा? चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्या इसको आई डी टी लिख सकता हूं? कहां से आया? आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। क्या डी टी उधर गया? डी क्यू को क्यू बनाने के लिए इंटीग्रेशन किया। तो अगला स्टेप ऐसा होगा कि क्यू तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा। सही है, डन। अब इसके बाद इन दोनों से क्या पावर आ सकती है? ई इंटू आई करके यहां से पावर आ जाएगी। डन। बिल्कुल बेसिक फ्लो चार्ट है ये इस चैप्टर का। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमने एक सर्किट के अंदर फ्लक्स को चेंज कर दिया, तो तुम्हारे को ये कंफर्म है ना कि ईएमएफ बनेगी? बनेगी। और उसने पूछा कि ईएमएफ तो चलो इंड्यूस हुई, आप ये बताइए सर्किट में कितना चार्ज चला। उसने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा, क्या तुम डायरेक्ट यहां आ जाओगे? यही स्टेप है भाई। स्टेप नंबर 1 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा, स्टेप 3 ये रहा और स्टेप 4 ये रहा। इसके अलावा कोई कोई मेथड नहीं है, आपको इसी फ्लो में चलना पड़ेगा। और यहां से आजू बाजू से कुछ भी निकाल लेना आप। सही है, ये होता है। अच्छा, इसमें एक एक जो अलग से टाइप बनती है वो एनर्जी स्टोर्ड की बनती है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। आप लोगों को कैपेसिटर में एनर्जी याद है कितनी होती है? हाँ, कुछ याद है ही नहीं। हाफ सी वी स्क्वायर होती थी। तो ऐसे ही इंडक्टर होता है, इसमें होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला रट्टे नहीं मरवा रहा, दिखा रहा हूं बस। हाफ एल आई स्क्वायर जैसी एनर्जी कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर थी, ये आएगी। उसके बाद रोटेशन ऑफ रोड आएगी। रोटेशन ऑफ रोड इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड। एक बार इस टॉपिक का नाम पढ़ना, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तुमने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन देखा है? क्या था? E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर होता था, ये रिलेशन होता था। ये जो ईएमएफ आई है ये क्या है? पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आ गई तो क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। समझ रहे हो? तो माइनस डी बाई डी आर करके वो भी बताएंगे। लिखो भाई जल्दी फटाफट इसको, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1। टॉपिक 1 अंदर से ले लीजिए। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक का मैग्नेटिक फ्लक्स किससे दिखाते हैं? 5b से। 5b से डिफाइन कैसे करते हैं?
defined as number of magnetic field lines, magnetic field lines passing through considered area, passing through considered area, है ना। देखिए ध्यान से भाई, 5b का फॉर्मूला कैसे दिखाते थे। सबसे पहले इसका फॉर्मुलेशन देखिए, जो 5b होता है दैट इज गिवन बाय बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। क्या इसका फॉर्मूला अगर खोले हैं तो क्या ये बी ए कॉस थीटा आता था, लेकिन इसको ये आया कहां से, ये चीज कहां से लिखी गई। देखो, क्या मैं ये एरिया ऐसे मान लू, मतलब ये एक प्लेट है जो टेढ़ी रखी है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, डन। मतलब ऐसे टेढ़ी रखी है तो एरिया वेक्टर यूं जा रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी वेक्टर, मतलब लाइन ऐसे जा रही है इसमें से पास होके। ये एरिया कितना मान लिया मैंने, एरिया मैंने ए माना, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा। क्या ये फॉर्मूला भी बता रहा है कि थीटा बी और ए के बीच का एंगल है, डन। सो अभी मैंने क्या किया, इस ए का कंपोनेंट तोड़ा इधर, क्या आया, ए कोस थीटा। तो एक्चुअल में ये ऐसा है, मतलब एरिया का वो कंपोनेंट जो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये बी की डायरेक्शन में नहीं आ गया ये, चलो जी, बी ए कॉस थीटा, ये 5b आ गया, डन। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्या क्या देखते हो आप इनके बारे में, डायमेंशन देखते हो, बोलो। 5b जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट बोलो, एसआई यूनिट इसकी होती है वेबर, आपने टेस्ट में देखा होगा इसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो वेबर आ गई। सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल, ये सब फैक्चुअल चीजें, मैक्सवेल। एक वेबर में डब्ल्यू में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं, क्लियर है यहां तक, 10 की पावर 8 मैक्सवेल, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। टॉपिक ये है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। पहले इसको देखो, ये जो फाई है, क्या आपने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा, बेटा बोलो मत, इधर ध्यान दे रहे। जो फाई है बेटा, इसमें इतनी डायरेक्शंस निकालनी आएगी, बिना डायरेक्शन के चैप्टर गायब हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना, ये दिख रही है बी के फॉर्मूला निकाले हमने, म्यू नोट आई बाई 2 πr, म्यू नोट आई बाई 2r, ये सारे फॉर्मूले अब यहाँ यूज होंगे। सो यहाँ पे बी, ये इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ये क्या होती है, ये क्या होती है, वेबर। तो यहां से टेस्ला क्या बन रहा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसा मिलेगा लिखा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो समझ जाना कि कौन है वो, टेस्ला है। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो यहां आओ, ये जो ए है ना, ए यहां अलग बना के लिखना है इसको। ये देखो, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, बोलो थीटा किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए कौन, एरिया, कोई नॉर्मल एरिया नहीं, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये दरवाजा दिख रहा है आपको, अरे ये नीचे ये दिख रहा है, अगर मैं कहूं यहां से लेके ये इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैंने पूछा कि इस बोर्ड का फ्लक्स बताओ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि बोर्ड के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, तो मैं ये पूरा बोर्ड ले लूंगा क्या, नहीं, जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है उतना ही लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एरिया वही लेना जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहां जा रही है ये, इनसाइड द प्लेन, और मैंने कोई कॉइल ऐसे रख दी, तो आप इसका ये वाला एरिया लोगे, ये वाला एरिया नहीं लोगे। क्लियर है यहां तक।
बी ए कॉस थीटा। टॉपिक खत्म। न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। टॉपिक समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं बी ए कॉस थीटा के। थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। लो जी, बेटा ये कॉइल है ना, ऐसे नीचे रखिए ग्राउंड पे, यूं, इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मीनिंग समझ गए? डायग्राम समझ में आना चाहिए। ये कॉइल ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे देखो यूं है, यूं। समझ गए कैसे जा रही है? इसके कितने डिग्री पे है ये? 37 डिग्री पे। इसका एरिया ए है। इसका फ्लक्स बताओ, बता दोगे? बी ए कॉस, उधर क्या लिखा है? बी ए कॉस, ये बी और ए के बीच का एंगल है ना, ये वाला। ये 37 बी और ए के बीच का थोड़े है। ये देखो, अगर कॉइल ऐसे रखी है, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है क्या? एरिया वेक्टर तो इधर है, तो एंगल ये वाला लेना पड़ेगा 53 डिग्री। ये फॉर्मूला इसलिए समझा रहा हूं कि थीटा कैसे लेना है। बोलो थीटा कितना होगा? 53। बी ए कॉस 53, 53 की वैल्यू 3/5, सही है। तो 3/5 इंटू बी इंटू ए, ये आ गया आंसर। क्या फ्लक्स की कोई डायरेक्शन होती है? स्केलर है ना, इसकी कोई डायरेक्शन निकालनी नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ये जो कॉइल मैंने बनाई, ये कॉइल तुम्हारी इस प्लेन में है, मतलब यूं ऐसे रखी है, ऐसे यूं, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे जा रही है, और यहां 45 डिग्री का एंगल बना रही है। आंसर बताओ। 5। एरिया वेक्टर कहां होगा इस कॉइल का? क्या एरिया वेक्टर कॉइल का बाहर होगा? एरिया वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है ये तो इसी प्लेन में है, और कोई एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, तो एंगल कितना बनाएगा? 90। तो थीटा कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे? जो दिख रहा है ना, ये थीटा नहीं है। हर एंगल वो एंगल नहीं है जो दिख रहा है। हमें एरिया वेक्टर के साथ बी का देखना है। तो बी ये रहे, ये वाली बी है, एरिया वेक्टर यहाँ आ रही है, ये देखो। इस लाइन के साथ इसका एंगल बताना, इस प्लेन के साथ इसका एंगल बताना। तो 90 डिग्री। तो क्या आएगा? बी ए कॉस 90, क्या जीरो आ जाएगा? यस 1। तो इसका मतलब इसमें कोई फ्लक्स नहीं है। बात समझ में आ गई? डन। 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला हो गया, ये पोर्शन। मैग्नेटिक फील्ड है, आवाज नहीं। ये आधी है इसके अंदर, इसका एरिया मतलब इसकी रेडियस आर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। बताओ जल्दी। सबसे पहले तो इसका एरिया वेक्टर देखो कहाँ है। क्या एरिया वेक्टर बाहर है? एरिया वेक्टर अंदर भी तो हो सकता है। एरिया वेक्टर अंदर भी तो हो सकता है ना। मतलब किसी को, अब बी कहाँ है? अंदर जा रही है। एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। एंगल कितना बन रहा है? 0। तो बी ए कॉस 0 1, तो यानी कि फाइव इक्वल्स टू, तो बी ए आएगा, आएगा। ये वाला एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था एरिया वो लेना जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। बताई गई चीजों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, कैसे दिखती हैं वो, ऐसी। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए दो कॉइल है, ऐसे दोनों कंसेंट्रिक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है। फ्लक्स बताओ कितना हो, जल्दी। फ्लक्स पाई ए स्क्वायर लेना पड़ेगा कि बी स्क्वायर, बिकॉज दैट एरिया इज टू बी कंसिडर्ड विच इज हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। सो ये क्या आ रहा है इधर? फाइव इक्वल्स टू
बी इंटू ए पाई ए स्क्वायर, क्या कोस तो जीरो ही है, कोस 0 1, सही है, अकॉर्डिंगली लेना है। एक क्वेश्चन लिखिए, लो जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्या तुमने इस फॉर्मूले के अंदर बी डॉट ए देखा है? ये तो ये अंडरस्टूड है ना कि बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में नहीं देगा इनको, तो एक टाइप ये भी बन जाएगी जिसमें बी वेक्टर दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एरिया वेक्टर दे देगा 2i कैप प्लस 3k कैप। फ्लक्स बताना कितना आएगा? हाँ, फ्लक्स आई कैप में आएगा, है ना? कौन बोल रहा है 4i कैप? अरे फ्लक्स वेक्टर थोड़े है, स्केलर है, x1 x2 y1 y2 z1। आई कैप के साथ कौन है? दो दो, कितना आएगा? 2 2 जा 4, ये वाला 3 है, कोई 0j कैप है ना, तो वो तो 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 4 प्लस 4 3 जा 12, तो ये 16 आ गया। 16 क्या? वेबर, फ्लक्स वेबर में होता है ना, तो ये 16 वेबर आ गया। ये भी किस में आए हैं सारे? वेबर में आ गए। कर लोगे? डन। मतलब 1 2 3 और 4, ये तो वो एग्जाम्पल है जिसमें थीटा समझ में आ रहा है कौन सा लेना है, और ये वाले वो एग्जाम्पल है जिसमें एरिया समझ में आ रहा है कौन सा लेना है। क्लियर है ना? ठीक है, ये क्या है? अब यहां पे डालना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट डालिए, हाउ टू चेंज फ्लक्स, हाउ टू चेंज फ्लक्स। क्या यही यही चैप्टर है ना? फ्लक्स पढ़ लिया, फ्लक्स को क्या करना है? चेंज करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। लिखो, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, कॉन्सेप्ट का नाम है भाई, इसमें इंक डाल दे यार, क्या हो गया? ये ले, है ही नहीं इसमें इंक, उधर है इंक, इसमें देख ले। लिखो, हाउ टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको डायग्राम के साथ समझना है अभी। कितने तरीके हैं? वी हैव 3 वेज, 3 वेज, बाय बी चेंज, बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग ए, बाय चेंजिंग थीटा, है ना? तो पहला लिखना, पहला बाय चेंजिंग बी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हो आप? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। मीनिंग ये देखो, क्या मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं इन दिस वे, क्या बेटा मैं इसके अंदर एक कॉइल रख दूं, ये बी वेक्टर है, मैंने एक कॉइल को बी में रख दिया, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है कि नहीं है? बार बार लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, फ्लक्स लिंक्ड है, मीनिंग उस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है कि नहीं है? है। क्या मैं इस बी को घटा बढ़ा सकता हूं? यस, बी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जो हमने जो सोर्स लिया है, जैसे मान लीजिए मैंने सोर्स ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट विच इज ड्यू टू करंट? आप करंट बढ़ा दो, क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके चैप्टर में कैसे आएंगे? आपके चैप्टर में पता क्या करेगा, ऐसे आएगा, बी को दे देगा बी नॉट प्लस एल्फा टी स्क्वायर। टी कौन है? टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो फाई चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसका रीजन समझ लो, अगर बी किस पे डिपेंड कर रही है?
टी पे, इसका मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, टाइम तो चलेगा। तो टाइम चेंज हो रहा है तो बी भी चेंज हो रहा है, और अगर बी चेंज हो रहा है तो फाई चेंज हो रहा है। क्या यही चैप्टर की नीड है? यस। एक दूसरा, एरिया। एरिया कैसे चेंज करोगे? देखो कैसे, इसमें दो तीन तरीके हैं। अगर मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, ये वाली, इसमें कॉइल रख दी, अगर मैं इस कॉइल को ऐसे चला दूं, क्या होगा? क्या थोड़ी देर के बाद ये ऐसे भी आएगी? हाँ है ना भाई? ये वाली कॉइल मूव कर रही है, जैसे ये मूव करती जाएगी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलती जा रही है? तो इसका एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका, ये क्या करेगा, इसकी रेडियस ले लेगा आर, और बोलेगा इसकी रेडियस है ना, इसकी रेडियस वैसे ही ले लो, आर नॉट प्लस एल्फा टी स्क्वायर। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, क्या इसकी रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रही है? कर रही है। इसका मतलब क्या ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है? भाई रेडियस बढ़ेगी तो एक्सपेंड करेगी ना, तो एरिया बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा मतलब एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। मैंने दो तरीके से बोला है एरिया कैसे कैसे चेंज हो सकता है। या तो कॉइल मूव कर सकती है, वो थोड़ी देर के बाद बाहर ही निकल जाए, क्या वो बाहर से अंदर आ सकती है? यस। ये उल्टी भी आ सकती है ना, जैसे मान लीजिए पहले 1 मीटर स्क्वायर एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड में था, ये अंदर आई, थोड़ी देर के बाद इसका 5 हो गया, फिर 10 हो गया। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दो तरीके समझ में आया? इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर बनेगा। आर कैसे दिया मैंने? टी पे डिपेंडेंट। इसका मतलब अगर आर चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज हो रहा है। तीसरा तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए? बाय चेंजिंग थीटा, थीटा चेंज करके। लो जी, एक बार इसको समझना। पहले मेरे को एक कॉपी देना, या ये पेज ले लो। देखो बेटा, मान लो ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? वहां अंदर। मैंने इस कॉइल को यहां रख दिया, इधर रख दिया। अब देखो इसको घुमाने के तरीके क्या है? क्या इसका एरिया वेक्टर अंदर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? थीटा कितना है? 0। मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाया, एंगल चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है क्या? थीटा तो 0 था, 0 ही है, तो थीटा चेंज। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो थीटा चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ये कॉइल ऐसे घूम रही है, ये देखो जब ये ऐसे घूमेगी ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। जब ये इधर जाएगी तो एरिया वेक्टर उधर जाएगा। जब एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इसका मतलब बी में और ए वेक्टर में एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो कॉइल को ऐसे घुमाने से थीटा चेंज होता है, प्लेन में घुमाने से थीटा चेंज नहीं होता। याद रहेगी ये चीज? तो आप इसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? यहां देख, यहां पे कॉइल बनाना, इसको तुमने ऐसे घुमाया, अगर ऐसे घुमाया नो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए ये कॉइल है और मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूं, ये हाथ ऐसे था, ये यूं हो रहा है, बाहर भी आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। फाई इज चेंजिंग। फाई क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि थीटा चेंजेस। थीटा किसके बीच का है? बी और ए के बीच का। तीन केस समझ में आए? पूरे चैप्टर का बेस है। क्लियर? देखो अगर तुम्हारे को ये समझ में आ गया कि बी के चेंज करने वाले सवाल ऐसे पूछेगा, एरिया चेंज करने वाले और ये चेंज करने वाले। अच्छा एक चीज और, क्या फैराडे का सेकंड लॉ क्या बताता है? कितनी फ्लक्स होगी, है ना? ओ सॉरी, ईएमएफ आएगी। ई क्या है? माइनस डी फाई बाय डी टी। इसको ध्यान से देखो, क्या है ये? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस चैप्टर में बार बार। फाई निकालोगे, ये रहा, फाई निकल गया,
अगर फाई निकल गया तो यहां पे डिफरेंशिएशन करना है, जितना स्ट्रॉन्ग फाई उतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन। सही है, चलो नेक्स्ट लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखिए लेंजेस लो। लेंजेस लो लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट रहते हैं। लेंजेस लो के कुछ एग्जांपल्स करके इसको फिनिश करेंगे। हो गया, मार्क कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या है? लेंस लो, लेंस लो। अच्छा देखो, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये कहां से आया? आपने कहा कि फाई था, फाई, क्या फाई को क्या किया, चेंज किया। डेल्टा मतलब चेंज, फ्लक्स को चेंज किया, चेंज करने से ईएमएफ आई, और ईएमएफ करने से, ईएमएफ आने से कौन आया, करंट आया। तो आपसे ये पूछेगा ना कि करंट किधर बना, करंट की डायरेक्शन बताओ। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, टू क्वेश्चंस। क्या? एक कि मैग्नीट्यूड क्या होगा करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और दूसरा सवाल करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट है, ये इंड्यूस करंट, ये बतानी। तो अभी इसके लिए ये किया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये कब निकलेगा, ये फैराडे लॉ बताएगा। पहला पॉइंट फैराडेज लॉ से आएगा, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लेंज लॉ से आएगी। अभी मैं लेंजेस लॉ की ऑफिशियल कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, लेकिन सिंपल एक स्टेटमेंट हिंदी में लिख रहा हूं जिसके बिहाफ पे हमें डायरेक्शन लिखानी। ये कहता है कि जिस जिस वजह से ये ईएमएफ आई है, ध्यान से सुनना क्या कहता है ये लॉ, जिस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुई, वो कॉइल जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ये कह रहा है जिस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुई, वो कॉइल उसी वजह को अपोज करती है। उसी वजह को समझने का तरीका सुनिए। देखो, जैसे मान लीजिए ये कॉइल थी, मैं इसके अंदर और बाहर किसको मूव करा रहा हूं, एक मैग्नेट को। सोचो, ये नॉर्थ इधर आए, लिखना बंद सभी, ये 10वीं क्लास का एग्जाम्पल है। ये नॉर्थ इधर आई, नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, मतलब ये मैग्नेट इधर आ रही है, ये इसके अंदर आ रही है। क्या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? अरे इसके इधर आने से इसका फ्लक्स चेंज हुआ, हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होगी इसमें, होगी, होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे समझ में आएगी? बोलो, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हुई? क्या नॉर्थ के इधर आने से हुई? जैसे बोल रहा हूं उसको सुनना। क्या नॉर्थ पोल के इधर आने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई कि नहीं हुई? हुई। क्या ये नॉर्थ इधर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ये कॉइल क्या करेगी, जिस वजह से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको अपोज करेगी। मतलब यार वही चीज है, जैसे तुम हो, तुम वैसे ही रहना चाहते हो, तुम चेंज होना नहीं चाहते। ये कॉइल नहीं चाहती इसके अंदर कोई चेंज आए, तुम ला रहे हो, तो ये उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। बताओ, ये नॉर्थ पोल को कैसे अपोज कर सकती है? क्या ये करंट ऐसे बनाएगी अपनी कॉइल के अंदर कि उसको अपोज कर दे? मतलब क्या ये इस वाले एंड पे नॉर्थ बना दे तो अपोज हो जाएगा? हो जाएगा। बोलो, दोबारा एक एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं फ्लो में, ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं। क्या ये कॉइल चाहती है अब इसके अंदर कोई चेंज आए? नहीं। इसके अंदर चेंज कौन ला रहा है? नॉर्थ का इधर लाना। क्या नॉर्थ इधर आना चाहिए? तो कंक्लूजन ये निकल रहा है, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्या नॉर्थ इधर आ रहा है? तुम्हें बोलना है मन मन में कि नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो इधर कौन बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ करेगा ना इसको अपोज, और नॉर्थ बनाने के लिए इधर से देखूंगा तो करंट कैसे बनना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। ये समझाया था। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो करंट नॉर्थ पोल बनाता है, और अगर करंट क्लॉकवाइज चलता है तो क्या बनाता है? इस एंड पे नॉर्थ पोल, इस एंड पे क्या बनेगा? एक। दूसरा सुनिए, अगर मैं कहूं ये बाहर जा रहा है, क्या जाना चाहिए? जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये नॉर्थ उधर जा रहा है, इसका मतलब ये नॉर्थ उधर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कब रुक सकता है? जब ये अपने इस वाले एंड पे क्या बनाए, तो साउथ अट्रैक्ट कर लेगा इसको। यस, ये है लेंजेस लॉ। मतलब वजह क्या थी? नॉर्थ का इधर आना, नॉर्थ का उधर जाना। तो नॉर्थ का इधर आना और इधर जाना,
ये नहीं होना चाहिए, उसको कौन क्या करेगी, अपोज करेगी। कौन, ये कॉइल। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख रहा हूं कि कॉइल अपने अंदर आने वाले चेंजेस, मतलब जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, कॉइल जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, कॉइल में जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, उस वजह को अपोज करती है। लैंग्वेज समझ में आ गई? ये पेपर में नहीं लिखना, लेकिन ये ऐसा समझना है कि वजह क्या थी, इधर आना वो नहीं होना चाहिए, वजह क्या थी, उधर जाना नहीं होना चाहिए। अभी इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं 2-4 समझने के लिए। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये फिजिक्स में ना कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेट होती हैं, जो तुम्हारी हेल्प करता है ना, तुम उसी के साथ धोखा करते हो। एक इंसान की नेचर है। ये देखो करंट इसमें बना, देख लो। अरे याद रखना है, कैसे मर्जी रख लो यार। ये करंट इसमें बन रहा है, करंट किसने बनाया, इस नॉर्थ पोल के इधर आने ने। और ये करंट अपने अंदर ऐसे चलाने लग गया कि ये नॉर्थ इधर आ ही नहीं रहा, मतलब बनाया नॉर्थ नॉर्थ ने, और इधर ही नॉर्थ पैदा कर दिया इसने, उसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब जिसने करंट बनाया, करंट ने अपना फ्लो ऐसा कर लिया कि उसी को अपोज कर दिया। समझ में आया? करंट ने अपना फ्लो ऐसा बनाया कि जिस वजह से वो करंट बना था, उस वजह को ही अपोज किया। क्लियर है ना यहां तक? अब इसको लगा के देखेंगे और क्लियरेंस आएगी। पहला लिखिए, सबसे पहला एग्जांपल बोला नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कहां है ये? अंदर। इसमें कॉइल यहां रखी है, मैंने इस बी को बढ़ा दिया, इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड नहीं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बतानी है। मैंने अभी जो लैंग्वेज यूज की है उसको दोबारा बोल के देखो। क्या बी बढ़ रहा है? बी कहाँ है? इसी वे में बोलना है। बी कहाँ है? अंदर। बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो करे कि इसके बढ़ते हुए बी को घटाए, मैं इसको बढ़ने ना दे। बोलो, मैंने सर्कुलर कॉइल में राइट एंड थंब रूल लगाना सिखाया था। अगर करंट ऐसे चलेगा तो इधर आएगा, क्या ये इसके घटाएगा? घटाएगा ना, क्योंकि बी कहाँ है? अंदर। अंदर बढ़ रही है, तो अंदर बढ़ती हुई चीज को कौन घटा सकता है? जो बाहर आए। तो देखो, करंट ऐसे चलेगा तो बाहर आएगा, ऐसे चलेगा तो, मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? बाहर। तो करंट ऐसे चले। आंसर क्या है इसका? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात? जैसे बी बढ़ रहा है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसको अपोज करने के लिए करंट ऐसे चलाओ, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा, तो इसमें करंट ऐसा बनेगा। सेकंड सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, लो डॉट ले लो, ऐसे डॉट है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। कॉइल इसमें ऐसे रखी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है घट रही है, करंट की डायरेक्शन बताओ। भाई बी कहाँ है? बाहर। क्या हो रही है? कम होनी चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए कोई बाहर ही आए तभी आंसर है। मैं देखो, करंट ऐसे चलेगा तो ही बाहर आएगा ना, तो इसको सपोर्ट कर देगा। ये बाहर कौन आ रहा है? करंट के मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट को ऐसे चलना पड़ेगा तब इसको सपोर्ट करेगा। लैंग्वेज सेम, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसको सपोर्ट, उसको अपोज करने के लिए चीजें हो रही हैं, तो करंट कैसे आएगा? दोबारा बोल के दिखाऊं किसी को? सबको समझ में आ गया? बी घट रहा है, कहाँ है? बाहर। घटना चाहिए? नहीं घटना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आनी चाहिए ना, इसको सपोर्ट करने के लिए। चलो, ये हो गया। इसका आंसर क्या है? आई, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड, बेटा ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेट होती है?
होती है। बोलो यहाँ एक कॉइल रखी है इसके पास में, इन दोनों क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर बता दो। लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी कल करेंगे। क्या पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो आई है, इसने कहा है आई बढ़ रहा है, ये वाला जो आई है ये बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता, यहाँ पता थी। ये देखो बी की डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, पहले इसकी डायरेक्शन निकालो। पाम रूल लगाए, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इस पॉइंट पे किधर होगी, ये अंदर, समझ गए। तो पहला स्टेप है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। बोलो आई हो रहा है इंक्रीज, तो आई इंक्रीज तो बी भी, अगर आई बढ़ रहा है तो बी भी कहां बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। इसको अपोज करने के लिए करंट को ऐसे नहीं चलना पड़ेगा, फिर से क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक आपको एसेंस समझ में आ रही है इस टॉपिक की। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अंदर बढ़ रही है, नहीं बढ़ने देनी, बाहर घट रही है, नहीं घटने देनी, दैट काइंड ऑफ। बी की डायरेक्शन देगा, और ऐसा भी हो सकता है बी की डायरेक्शन ना दे, तुम्हें निकालनी पड़े। ये देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, खत्म, जाइए भाई।